हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो आप ये बुक देख रहे हैं, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये बुक है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आपको, यदि आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं तो आपको ये वाली बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। सो फ्रेंड्स, देखिए पतली सी बुक है और आपको जैसा कि पता है आज डे 20 का ट्रांसलेशन है और मैं डे 20 इसके 19 जो है ऑलरेडी वीडियोस इसके अपलोड कर चुकी हूँ इसके ट्रांसलेशन के। और आज डे 20 है, ये वाला पेज हम पढ़ने वाले हैं आज और इससे सीखने वाले हैं ढेर सारी इंग्लिश वोकैबुलरी, मॉडर्न इंग्लिश वोकैबुलरी, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, फ्रेजल वर्ब और बहुत कुछ। और इस बुक से हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इंग्लिश की लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी कंप्रेहेंसिव पैसेज आते हैं। तो आपको उस पैसेज को पूरा पढ़ना होता है, उसे समझना होता है और उससे आपको आंसर्स फाइंड आउट करने रहते हैं। उसमें जिसमें कि कुछ सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, कुछ आपको उस पूरे जो पैसेज का एक देते हैं कि इसका क्या टाइटल हो सकता है या इससे पूरा का पूरा क्या एक एब्स्ट्रैक्ट निकल रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस तरीके से बुक रीडिंग करते हैं तो आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं तो आप बहुत ही जल्दी लैंग्वेज को होल्ड करना सीख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, ये जो बुक है मेरी नई है, इस पर लिखकर मैं आपको पढ़ाने वाली नहीं हूँ। मैं कुछ टूल की मदद से इस पर आप इस पैसेज को पढ़ाऊंगी और उस जो पैराग्राफ में जितने भी मॉडर्न वोकैबुलरीज है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, फ्रेजल वर्ब है या जो भी वहाँ पर की वर्ड्स हैं, किस तरीके से ग्रामर वर्ब्स यूज हो रही है, वो मैं सारा का सारा इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसलेट करने वाले हैं ये वाला पैराग्राफ। और फ्रेंड्स, ये वाला पैराग्राफ रिलेटेड है इसकी लास्ट वीडियो यानी कि डे 19 वाले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उससे। फ्रेंड्स, जिसकी लास्ट लाइन थी कि आई डेवलप्ड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन फिजिक्स। तो आई यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात की गई है। तो उनका जो बहुत ज़्यादा रुचि किस सब्जेक्ट के प्रति हो गई थी, भौतिक शास्त्र के प्रति। तो उससे रिलेटेड ये वाला जो पैराग्राफ है। तो द लेसन्स ऑन सब एटॉमिक फिजिक्स एट सेंट जोसेफ्स बाय माय फिजिक्स टीचर प्रोफेसर चिन्नादुरई एंड प्रोफेसर कृष्णमूर्ति इंट्रोड्यूस्ड मी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ the half-life period and matters related to the radioactive decay of substance। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला पैराग्राफ और इसकी हम एक एक जो वर्ड्स को अच्छे से मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें। देखिए, द लेसन, तो लेसन यानी क्लास, सेमिनार, सेशन या कोई पार्ट सब्जेक्ट प्रॉपरली। तो फ्रेंड्स, द लेसन ऑन सब एटॉमिक फिजिक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सब एटॉमिक फिजिक्स, आपको ये चीज़ मैं एक जो से लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ना, एक आम तौर की बॉल चाल की जो भाषा होती है उससे मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि सब एटॉमिक फिजिक्स क्या होता है। तो सब एटॉमिक फिजिक्स सीखने से पहले, सब एटॉमिक वर्ड को जानने से पहले आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि एटम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एटम जो होता है दुनिया का सबसे छोटा, सबसे टाइनी मतलब सबसे सूक्ष्म छोटा जो पार्टिकल होता है, कण होता है, उसे कहते हैं हम एटम। तो फ्रेंड्स, जैसे हम एक एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझते हैं कि आपके आसपास जो भी चीज़ है, पदार्थ है या मैटर है, उसे आप जब तोड़ते हैं तो उसके तोड़ते जाएंगे और तोड़ते एक समय ऐसा आएगा कि आप उसे और नहीं तोड़ सकते, उसे और विभाजित नहीं कर सकते। तो उस सबसे छोटे टाइनी पार्टिकल को कहते हैं एटम। तो उस एटम में ही भी होते हैं सब एटम्स। तो सब एटॉमिक फिज़िक्स उसी से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप यदि एटम की बात करें तो एटम में होता है, जैसे आप हमारी जो गैलेक्सी होती है ना, आकाशगंगा, जिसमें सेंटर में सन होता है और सन के चारों ओर कौन घूमते हैं, ऑर्बिट्स में हमारे प्लैनेट्स।
तो सेम का सेम स्ट्रक्चर एटम का भी होता है। तो एटम हमारा, एटम का न्यूक्लियस जो होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो सेंटर पे होता है न्यूक्लियस और उसके ऑर्बिट के चारों ओर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये है एटम का स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर जैसा कि हमारी गैलेक्सी, आकाशगंगा, हमारे जो है सोलर सिस्टम का डायग्राम है, वैसा का वैसा एटम का डायग्राम है। सोलर सिस्टम में बीच में रहता है सन और उसके आसपास ऑर्बिट में घूमते हैं हमारे प्लैनेट्स। वैसे ही ठीक एटम में सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो दोनों न्यूक्लियर फोर्स से बंधे रहते हैं और उसके ऑर्बिट के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, घूमते रहते हैं उसकी कक्षा में, ऑर्बिट में, जिसे कहते हैं हम जो ये पूरा एटम का स्ट्रक्चर होता है और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसे ही कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक मतलब जो एटम के अंदर और जो पार्टिकल है। तो ऐसा कहा जाता है कि एटम को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मानव शरीर में हेयर है ना, हेयर को यदि हम उसका एक छोटा टुकड़ा लें, उसे विभाजित करते रहें उसके और विभाजित करते करते एक लास्ट में जो ऐसा एक स्टेज आएगा जिसे हम यहाँ पर और नहीं तोड़ सकते, उसे कहते हैं एटम। तो फ्रेंड्स, एटम के अंदर भी सब एटॉमिक एटम्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो उसी सब्जेक्ट के ऊपर हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी का लेसन स्टार्ट हुआ एट सेंट जोसेफ। सेंट जोसेफ उनके कॉलेज का नाम है। बाय माने के द्वारा। माय फिजिक्स टीचर, उनके जो फिजिक्स टीचर थे प्रोफेसर चिन्नादुरई और कृष्णा मूर्ति, इंट्रोड्यूस्ड मी। इंट्रोड्यूस मतलब करना, मतलब किसी को कोई चीज़ इनिशिएट करना, उस किसी चीज़ उनको बताना शुरू करना। to the concept of half-life period of and matter related to the radioactive decay of substance। फ्रेंड्स, अब देखिए कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पर होता है नोशन, आइडिया, किसी चीज़ का फंडा। तो उस चीज़ का फंडा जो सब एटॉमिक फिजिक्स में जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये जो सब, इसमें कहा जाता है कि एटम जो होता है वो स्टेबल होता है, ऐसा इन्होंने पढ़ा था। अब यहाँ पर उन्हें नई चीज़ पता चली, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ मैटर। मैटर मतलब जो हमारे आसपास फ्रेंड्स जो भी हमको दिखता है ना पदार्थ, उसे कहते हैं मैटर। रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? रेडियो एक्टिव डिके। अब देखिए फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है ऑफ सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? तो रेडियो एक्टिव डिके एक जो एक प्रोसेस है जो कि स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस में होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था, एटम को बिल्कुल भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें पता चला कि हाँ, एटम जो है स्टेबल कुछ एटम्स होते हैं जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो जो होता है इक्वल होता है, वो स्टेबल होते हैं। लेकिन यदि उनका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल ना हो, तो वो एटम जो होता है वो अनस्टेबल होता है और उसी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव। उसी एटम्स के जो है रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, और वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और ज़्यादा रिलीज़ करने के बाद में ट्रांसफ़र इनटू अ मोर स्टेबल एटम, और ज़्यादा एटम स्टेबल हो जाते हैं अपनी एनर्जी को रिलीज़ करके। तो हमें इसमें ये पता चला कि न्यूक्लियस जो है, जो एटम से, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बाउंड टुगेदर, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, वो एक दूसरे से एक न्यूक्लियर फोर्स से बंधे रहते हैं और उनके जो यदि रेशो, उनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो यदि बराबर ना हो तो वहाँ पर एटम आपका अनस्टेबल होता है और वहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके होता है। और फ्रेंड्स, आपने एक यहाँ पर और टर्म देखी, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो हाफ, मतलब जैसे मान लो 100 लोग हैं, 100 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, तो उसको 50 होने में जितना टाइम लगेगा उसे कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो रेडियो एक्टिव डिके मतलब होता है कि अनस्टेबल एटॉमिक अपने जो रिलीज़ करने लग जाते हैं अपनी एनर्जी को, और तो डिके मतलब भी होता है क्षय, किसी भी चीज़ का क्षय होना, किसी भी सब्सटेंस का। तो और जब वो अपने अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब उनके रिलीज़ होकर हाफ हो जाते हैं, उस पीरियड को कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ मैटर। तो ये किससे रिलेटेड है? अनस्टेबल एटम रेडियो एक्टिव डिके से। तो वो इस
पूरे इसमें ऐसा कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने आसपास जो भी दुनिया में जो भी चीज़ें देखते हैं उस सभी में एटम निहित है। और एटम के अंदर भी पहले ये पता था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, एटम जो है सबसे सूक्ष्म है, सबसे टाइनी पार्टिकल है। लेकिन अब इसके बाद में जब खोज हुई तो उससे पता चला कि इसमें के अंदर भी, एटम के अंदर भी यदि हम जाएँ तो उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको इन शॉर्ट में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो फ्रेंड्स, मेरे भौतिक शिक्षकों चिन्नादुरई और कृष्णमूर्ति द्वारा सेंट जोसेफ में परमाणु भौतिक के पाठों ने मुझे आधे जीवन काल की अवधारणा और पदार्थ के रेडियोधर्मी क्षय के संबंधित मामलों से परिचित कराया। ये इस सेंटेंस का जो हिंदी ट्रांसलेशन है। तो फ्रेंड्स, ये कोई भी जो पदार्थ है या कोई भी मैटर जो है कब रेडियो एक्टिव डिके करेगा, कब अनस्टेबल से वो रेडियो एक्टिव डिके करके आपको मतलब एनर्जी रिलीज़ करेगा, ये हमें पता नहीं। हो सकता है वो एटम आपके हाथ में हो और वो एनर्जी रिलीज़ कर दे, या फिर ये कुछ मतलब इसमें डिसाइड नहीं है कि कब उसका रेडियो एक्टिव डिके होगा मैटर का, तो ये सब्सटेंस का। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यदि आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगी। तो कोई भी मैटर जो हम आसपास देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, या कोई भी वस्तु आपके पास में, उसका जो सबसे छोटा सूक्ष्मतम जो आप डिवाइड करते जाएं तो जो सबसे अब कुछ ऐसी स्टेज आएगी जब आप उस भाग को और नहीं तोड़ सकते, वो होता है एटम। हमारे यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहते हैं। और उस एटम के जो है इसमें ऐसा बताया गया कि एटम स्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी को पता चला कि एटम अनस्टेबल भी होते हैं और उनके अंदर होता है रेडियो एक्टिव डिके, जो कि एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। वो चीज़ उन्हें यहाँ उनके प्रोफेसर्स जो चिन्नादुरई और कृष्णमूर्ति ने सेंट जोसेफ कॉलेज में उनको इंट्रोड्यूस कराया, उन्हें इनिशिएट कराया, पढ़ाना सिखाया ये वाली चीज़। तो वो इस पैराग्राफ में कहा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे उन्हें पता चला कि शिव सुब्रमण्यम लेयर माय साइंस टीचर एट रामेश्वरम। तो फ्रेंड्स, ये जो है इनके जो रामेश्वरम उनके स्कूल जो था पहले, वो उनके साइंस टीचर से यहाँ सेंट जोसेफ के टीचर्स के साथ में कंपेयर करके उन्होंने बताया कि जो उनके पहले जो रामेश्वरम में जो साइंस टीचर थे, उन्होंने उन्हें कभी भी ऐसा नहीं सिखाया कि हैड नेवर टॉट मी दैट मोस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल आर अनस्टेबल। तो फ्रेंड्स, उनके जो साइंस टीचर थे रामेश्वरम के, हैड नेवर टॉट मी। फ्रेंड्स देखिए, हैड नेवर टॉट मी यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। जो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, टॉट। तो यहाँ पर टीच का की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है टीच, टॉट, टॉट है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ यूज़ हुआ है। और नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। तो उन्होंने उनके जो स्कूल के टीचर थे जो शिवा सुब्रमण्यम लेयर, उन्होंने साइंस टीचर ने कभी भी उन्हें ये नहीं सिखाया था, नहीं बताया था कि मोस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल आर अनस्टेबल। उन्हें पता था कि जो एटम होता है वो स्टेबल होता है, उनके अंदर न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन का रेशो जो होता है वो सेम होता है। उन्हें ये नहीं पता था कि जो एटम होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल भी अनस्टेबल होते हैं और उनके अंदर रेडियो एक्टिव डिके होता है। वो उन्हें इस कॉलेज में आकर पता चला। एंड दैट दे डिसइंटीग्रेट आफ्टर सर्टन टाइम इनटू अदर पार्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, और उन्हें ये पता नहीं था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मतलब इनके अंदर रेडियो एक्टिव डिके होता है और ये एनर्जी रिलीज करते हैं। एंड दे डिसइंटीग्रेट आफ्टर अ सर्टन टाइम इनटू अदर पार्टिकल्स। और वो दूसरे जो डिसइंटीग्रेट, अब देखिए फ्रेंड्स, ये डिसइंटीग्रेट क्या होता है। डिसइंटीग्रेट और डिसइंटीग्रेट के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना बताती हूँ। तो इंटीग्रेट मतलब होता है कि जो अनब्रोकन हो यानी कि पूरा का पूरा समूचा हो और अखंड हो, जिसे कहते हैं एंटायर, पूरा का पूरा इंटेक्ट, सीमलेस। तो जो पूरा का पूरा हो, जिसे विभाजित नहीं किया जाए, अखंड हो, जिसे अनब्रोकन हो, उसे कहते हैं इंटीग्रेट। और डिसइंटीग्रेट मतलब होता है जिसको कि आप ब्रेक कर सकते हैं, जिसका डिके हो सकता है। तो आपने देखा ना, रेडियो एक्टिव डिके मतलब जिसका क्षय हो सकता है, डिटेरियोरेटिंग हो सकता है, या ब्रेक हो सकता है, क्रम्बलिंग हो सकता है। ये सारे के सारे डिसइंटीग्रेट के सिनोनिम्स है। और फॉल अपार्ट हो सकता है, जो विभक्त हो सकता है। और इंटीग्रेट मतलब जो बिल्कुल जुड़ा हुआ हो, पूरा का पूरा हो, समूचा हो।
पूरा अनब्रोकेबल हो और ये मतलब जो ब्रेकेबल हो, तो उन्हें दे डिसइंटीग्रेट आफ्टर अ सर्टेन टाइम इनटू अदर पार्टिकल्स। तो उन्हें ये नहीं पता था कि सब एटॉमिक पार्टिकल किस समय जो कि जिनमें कि कुछ पार्टिकल अनस्टेबल होते हैं वो डिसइंटीग्रेट यानी कि वो ब्रेकअप हो सकते हैं, क्रम्बलिंग हो सकता है कुछ सर्टन मतलब निश्चित टाइम पीरियड में समय में वो दूसरे पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं। उन्हें ये उनके जो स्कूल के जो टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम लेयर, उन्होंने ये कभी भी उन्हें नेवर टॉट मी दैट मोस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर अनस्टेबल। उन्हें ये पता नहीं था कि अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं और उनका रेडियो एक्टिव डिके होता है। वो उन्हें यहाँ पर एक नई चीज़ पता चली, तो उन्होंने इस बुक में उस चीज़ को मैंशन। अब ऑल दिस आई वॉज लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने कहा कि मैं ये जो कुछ भी सब पढ़ रहा था फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था, तो आई वॉज लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, वॉज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि यहाँ पर जो लर्न करना मतलब होता है सीखना, कुछ सीखना, लर्न करना। तो लर्निंग यहाँ पर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये लर्न की लर्न, लर्नड, लर्नड और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लर्निंग है। तो मैं जो कुछ भी यहाँ पर सीख रहा था वॉज इसलिए आया है क्योंकि पास्ट में काम हुआ है। तो आई वॉज लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं ये सब कुछ पहली बार सीख रहा था। बट वेन ही टॉट मी, टॉट देखिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये टीच की, टीच, टॉट, टॉट। टीच मतलब होता है किसी को कुछ चीज़ पढ़ाना या सिखाना, तो यहाँ पर टॉट मतलब सिखाना, तो सिखाया। तो व्हेन ही टॉट मी, उन्होंने सिखाया, मी मतलब यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम खुद की बात कहते हैं। टू स्ट्राइव विथ डिलिजेंस, फ्रेंड्स स्ट्राइव विथ डिलिजेंस बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है, स्ट्राइव मतलब फ्रेंड्स होता है यानी कि मेक ग्रेट एफर्ट टू अचीव और ऑब्टेन समथिंग, किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत एफर्ट देना, ट्राई करना और हार्ड वर्क करना, अटेम्प्ट करना। इसे तो स्ट्राइव का सिनोनिम हुआ एंडेवर और ट्राई हार्ड, स्ट्रगल और एफर्ट देना, मेक ग्रेट एफर्ट, ये सारे स्ट्राइव के सिनोनिम्स हुए, प्रयास करना। तो जैसे इसको हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। नेशनल मूवमेंट्स वर स्ट्राइविंग फॉर इंडिपेंडेंस। अब नेशनल मूवमेंट्स मतलब होता है आंदोलन, तो जो भी राष्ट्रीय आंदोलन वर स्ट्राइविंग मतलब होता है प्रयास करना, फॉर इंडिपेंडेंस तो उनके लिए बहुत प्रयास करना, ग्रेट एफर्ट देना कुछ चीज़ को प्राप्त करने के लिए, अचीव समथिंग। तो जो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे स्वतंत्रता को पाने के लिए, तो ये सेंटेंस बन सकता है। तो स्ट्राइव को आप विभिन्न तरीक़ों से अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और डिलिजेंस मतलब बोलते हैं ना, शी इज़ अ वेरी डिलिजेंस गर्ल, ये बहुत ही परिश्रमी लड़की है। या डिलिजेंस मतलब होता है परसिस्टेंट वर्क और एफर्ट, केयरफुल या किसी लेबर। और एक और इसका सिनोनिम है एसिडसनेस, मतलब इसका मतलब भी होता है परिश्रम करना। तो जो स्ट्राइव ऑन विद डिलिजेंस मतलब होता है, ये एक फ्रेज़ है जिससे कि ये पता चलता है कि किसी भी काम को या किसी चीज़ को पाने के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ परसिवरेंस एंड कंसिस्टेंस एफर्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और पर्सनल ग्रोथ, किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत ग्रेट चेष्टा करना, एफर्ट देना अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, पाने के लिए। तो स्ट्राइव ऑन विथ डिलिजेंस मतलब परिश्रम के साथ में कोई चीज़ करना, ठीक है, पूरे ग्रेट एफर्ट, पूरा एक एफर्ट देना, ये होता है स्ट्राइव ऑन डिलिजेंस का मीनिंग। तो स्ट्राइव मतलब हार्ड वर्क और ट्राई हार्ड, और डिलिजेंस मतलब होता है परिश्रम करना। तो अब देखिए आगे। बट वेन ही टॉट मी टू स्ट्राइव विद डिलिजेंस बिकॉज डिके इज़ इनहेरेंट इन ऑल कंपाउंड्स थिंग्स। तो फ्रेंड्स उन्होंने कहा, जब उन्होंने मुझे बहुत मेहनत के साथ में पढ़ना सिखाया, परिश्रम करना सिखाया, बिकॉज डिके इज़ इनहेरेंट। डिके मतलब होता है फ्रेंड्स किसी भी चीज़ का डिटोरेट होना, क्षय होना, उसका नष्ट होना, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था डिसइंटीग्रेट होना, विभक्त होना। इस इनहेरेंट मतलब होता है वो जन्मजात है, उसके अंदर इनेट है, मतलब उसके अंदर वो चीज़ पहले से ही इनबॉर्न, उसके अंदर पहले से ही जन्मजात है, इनेट प्रॉपर्टी है। तो इनहेरेंट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर अंतर्निहित होना, जन्मदात प्राकृतिक रूप से उसके अंदर, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर पहले से ही होना।
तो डिके इज़ इनहेरेंट मतलब हर एक ऑल कंपाउंडेड थिंग्स, ऑल कंपाउंड मतलब जो भी मिश्रित चीज़ें होती हैं ना, एटम्स क्या होते हैं, सभी टाइप के एटम्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। तो वो चीज़ों सभी मिश्रित चीज़ों से के अंदर डीके क्षय तो पहले से ही है। ये चीज़ मतलब पता ही है हमें कि सभी चीज़ का क्षय होना निश्चित ही है। तो वॉजेंट ही नॉट टॉकिंग ऑन द सेम थिंग, तो ये कह रहे थे। अब देखिए अब एक क्वेश्चन टैग आ गया है फ्रेश, वॉजेंट ही नॉट, वॉज नॉट मतलब क्या वो उसी चीज़ सेम थे चीज़ की बात नहीं कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन टैग है। जैसे कि कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, वरंट यू गो टू ऑफिस, क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना था। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन टैग्स बनते हैं, वॉज यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वो उसी चीज़ सेम चीज़ की बात नहीं कर रहे थे। तो सब मैं पहली बार सीख रहा था, लेकिन जब उन्होंने मुझे परिश्रम पूर्वक प्रयास करना सिखाया, क्योंकि शायद सभी मिश्रित चीज़ों में अंतर्निहित है, तो क्या वह उसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे। ऐसा वे कहते हैं अपने टीचर के बारे में कि वो पहले ही मुझे ये सब चीज़ बता चुके थे, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हुई है। वो ये चीज़ यहाँ पर बताना चाहते हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से। तो अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, आई वॉन्डर वाई सम पीपल टेंड टू सी साइंस एज समथिंग विच टेक्स मैन अवे फ्रॉम गॉड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो कहना, अब देखिए फ्रेंड्स जो फर्स्ट वोकैबुलरी है यहाँ पे वॉन्डर और वॉन्डर, इन दोनों के बीच में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वॉन्डर WONDER और वॉन्डर WANDER, इन दोनों के बीच के कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। इन दोनों वोकैबुलरी का मीनिंग डिफरेंट है। तो पहले देखते हैं वॉन्डर, WONDER। वॉन्डर मतलब होता है फ्रेंड्स एकदम से किसी चीज़ के बारे में सोचना, क्यूरियस होना, आश्चर्यचकित होना, सरप्राइजिंग होना, मिरेकुलस होना, या किसी इस चीज़ को के बारे में स्ट्रेंज, समथिंग स्ट्रेंज, कुछ अजीब सा आपको महसूस होना। तो जैसे कहते हैं ना, मुझे अक्सर आश्चर्य होता है, आई वॉन्डर, कि मैं आश्चर्य हुआ है। डिज़ायर टू नो समथिंग, या किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक होना। तो जैसे कहते हैं ना, हाउ मैनी टाइम्स हैव आई रिटन दैट आई वॉन्डर, मतलब मैं कितनी बार मैं लिख चुका हूँ कि मैं आश्चर्य हूँ। तो आश्चर्य के लिए या थिंकिंग के लिए, या मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आश्चर्य से सोच रहा हूँ, या फिर सरप्राइज होकर सोच रहा हूँ, तो अमेजिंग, तो इस चीज़ के लिए हम वॉन्डर यूज़ करते हैं। तो कहते हैं आई वॉन्डर मतलब मुझे अक्सर आश्चर्य होता है, तो उसे कहते हैं वॉन्डर। लेकिन वॉन्डर मतलब WANDER मतलब होता है वॉक और मूव इन अ एमलेस और कैजुअल वे, यानी कि इधर उधर भटकने को वॉन्डर कहते हैं। WANDER वॉन्डर मतलब इधर उधर भटकना, और वॉन्डर मतलब कि सोचना, थिंक करना, स्ट्रेंज, सरप्राइज होकर और आश्चर्यचकित होकर सोचना, है ना। तो वॉन्डर मतलब एमलेसली इधर उधर घूमना। जैसे अब मैं कहूँगी कि आई वॉन्डर अराउंड द शॉप्स, मैं ऐसे ही भटक रहा था शॉप के आसपास। या फिर ही वॉन्डर्ड एमलेसली थ्रू द नैरो स्ट्रीट, वो पतली गलियों में ऐसे ही इधर उधर बिना बात के घूम रहा था, भटक रहा था। तो वॉन्डर मतलब भटकना, और वॉन्डर मतलब टू थिंक, पॉन्डर, और सरप्राइजिंग, मिरेकुलस वे, किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो मुझे आश्चर्य होता है, अक्सर आश्चर्य होता है, को कहते हैं आई वॉन्डर। तो आई थिंक ये शायद अब क्लियर हो गया होगा। तो आई वॉन्डर वाई सम पीपल टेंड टू सी साइंस एज समथिंग विच टेक्स मैन अवे फ्रॉम गॉड। तो वो कहते हैं कि मैं सोचकर आश्चर्य करता था कि वाई मतलब क्यों, सम पीपल मतलब कुछ लोग, टेंड टू मतलब होता है बी इंक्लाइंड, मतलब किसी चीज़ के प्रति झुकाव होना। टू सी साइंस मतलब कि मैं आश्चर्य करता हूँ कि कुछ लोग जो साइंस के प्रति, विज्ञान को इस तरीके से देखते हैं एज समथिंग विच टेक्स मैन अवे फ्रॉम गॉड, मतलब ऐसी कि जो चीज़ भगवान से, गॉड से मनुष्य को, अवे मतलब होता है दूर ले जाना, टेक्स मतलब ले जाना, तो दूर ले जाती है। ऐसा क्यों लोग सोचते हैं कि साइंस जो है वो भगवान से मनुष्य को अलग ले जाती है, दूर ले जाती है। एज आई लुक एट इट द पाथ ऑफ साइंस कैन ऑलवेज विंड थ्रू द हार्ट। फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर जो है लाइन है यहाँ पर। चलिए इसे देख,
एज आई लुक एट इट, एज मतलब जैसा कि आई लुक एट मतलब जैसा कि मैं देखता हूँ इस साइंस, इट मतलब यहाँ पर साइंस की बात की गई है। तो एज आई लुक एट इट मतलब मैं जिस तरीके से साइंस को देखता हूँ। द पाथ ऑफ साइंस, पाथ मतलब होता है रास्ता, वे। तो जो पाथ ऑफ जो विज्ञान का जो रास्ता है, कैन ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, कैन मतलब सकता है, विंड थ्रू द हार्ट, विंड थ्रू द हार्ट मतलब फ्रेंड्स होता है कि अपने अपने हमेशा दिल से निकलना। विंड मतलब तो इसका मतलब होता है हवा या एयर, तो लेकिन यहाँ पर विंड थ्रू द हार्ट का मीनिंग निकल रहा है कि हमेशा दिल से बहकर निकलना। तो फ्रेंड्स जो इसकी नेक्स्ट जो पैराग्राफ को हम बिल्कुल साथ में लेंगे, तब तक के लिए आज हम इतना ही करते हैं। और फ्रेंड्स ये जो आप स्क्रीन पर अब देखेंगे, जितनी भी वोकैबलरी जो भी मैंने आपको पढ़ाई है या इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई हैं, उन सब का सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब पिक्चर्स का, और आप इसे अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट पैराग्राफ इससे रिलेटेड है, इसीलिए मैं इस पैराग्राफ को यहीं पे छोड़ती हूँ और इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मिलता रहे आपका बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन, जिसे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगी। सो फ्रेंड्स तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और एक कमेंट भी ज़रूर करें, जिससे कि मुझे और अच्छा लगे। तो और मैं इस बुक को कंटिन्यू आपको पढ़ाऊँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।